चुनाव के ठीक पहले मनोहर लाल को बदलना, इसका मतलब यह है कि मनोहर लाल सरकार फेल थी। उनको डर था कि मनोहर लाल के रहते कोई सीट नहीं आएगी, परंतु वो भी डर जो उनका था ना कि हम चेहरा बदल के ले लेंगे, लोग अब चेहरा नहीं, लोग सरकार बदलना जा रहे हैं। कोर्ट से जब फैसला आया है, वो ना तो पंजाब सरकार को कहा कि तुम नहर बनाओ, ना हरियाणा को कहा, उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि तुम नहर बनाओ। आज अगर हमारी नहर रोकी हुई है तो नरेंद्र मोदी में रोकी हुई है, और कमजोरी थी हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो उन पे दबाव नहीं बना पाई। बीजेपी के जो लोग हैं, इनके चेहरे से रौनक खत्म हो गई है। लोग इनको सुनना नहीं चाहते, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के नेता हो। यही कारण है कि अब इनको बाबों को सहारा लेना पड़ रहा है। कथावाचकों को पैसे दे के बुला रहे हैं, उनका प्रचार करवा रहे हैं। सरकार तो अल्पमत में, आज 45 एमएलए इनके खिलाफ है, 43 इनके पक्ष में, तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हैं। और जैसा कि अगर हम 25 तारीख की बात करें तो मतदान का समय बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। उसी तरीके से जो कहीं न कहीं सभी पार्टियां हैं, तमाम उम्मीदवार हैं, तो चुनाव प्रचार जो है वो भी लगातार टेम्परेचर की तरह जो है लगातार तेज़ी पकड़ता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, अशोक कुमार अरोड़ा जी है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नैन साहब, आपका भी धर्मनगरी में कुछ स्वागत है। सर जिस तरीके से आपके यहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता और अरविंद केजरीवाल आए, भगवत मान आए, उनके रोड शो हुए, दो मुख्यमंत्री, और मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूँ वो आए, और भी कई बड़े नेता आए। उसी तरीके से बीजेपी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, जेपी नड्डा ने की, और कहने की धार्मिक आयोजन भी कुछ होने जा रहे हैं। तो ये चुनाव फिलहाल जो चल रहा है, कैसे आप स्थिति देखते हैं? देखिए, नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए आते हैं, प्रचार करते हैं, स्टार प्रचारक भी होते हैं, परंतु जब जनता मन बनाती है ना, आज जनता ने मन इंडिया गठबंधन के पक्ष में बना लिया, क्योंकि जो सरकार है, आज सरकार काम के नाम पे वोट नहीं मांग रही। आज तो ये धार्मिक नाम लोगों की भावनाओं को खिला के, और मुझे ये लगता है कि जैसे बीजेपी के जो लोग हैं, इनके चेहरे से रौनक खत्म हो गई है। लोग इनको सुनना नहीं चाहते, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के नेता हो। यही कारण है कि अब इनको बाबों को सहारा लेना पड़ रहा है। कथावाचकों को पैसे दे के बुला रहे हैं, उनका प्रचार करवा रहे हैं। तो इससे यही साबित होता है कि ये पूरी तरह से अब हार मान चुके हैं और अब धार्मिक भावनाओं से लोगों के खिलवाड़ करके वोट लेना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि कहने की धार्मिक भावनाओं को लोगों से वोट को लेना चाह रहे हैं, कई बार राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी ऐसा कुछ दिखा नहीं जैसे उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया था। मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने 3 बड़े बिंदुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा का मतलब हौसला, हिम्मत, और मैं हरियाणा में रहा हूँ, मैंने हरियाणा में यहाँ का दूध पिया है, रोटी खाई है। उन्होंने 3 चीज़ें जो बड़ी बताई। उन्होंने किसानों का जिक्र किया, जवानों का जिक्र किया और पहलवानों का जिक्र किया। इन तीनों वर्गों की क्या दुर्दशा रही वो किसी छुपी नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इन चीज़ों को ध्यान में रख के कहीं इनकी मतदान की जो अपील की है नवीन दिवस पे, वो कामयाब होने वाली है? प्रधानमंत्री ने स्वयं माना कि मैंने हरियाणा प्रदेश का अन्न खाया है, दूध पिया है, हरियाणा में जवान है, किसान है, खिलाड़ी हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश के जहाँ इन वर्ग की अनदेखी हुई, अगर वो अपना जो यहाँ रहे, जो लोगों ने उनकी सेवा की, अगर उसका कर्ज उतारते तो आज SYL का पानी हरियाणा में होता। क्योंकि SYL जो है आज किसी कोर्ट में नहीं है, SYL केंद्र की सरकार ने बनानी है, जो नहीं बना रहे हैं। और रही बात हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी जो आज मेडल लेके आते हैं, क्या दुर्दशा हुई किसानों का। आज तक भी रास्ते रोक के बैठे हैं किसानों के। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, आखिर दिल्ली इस देश की राजधानी है, आज उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी की इस भावनात्मक अपील पे कि मैंने पानी पिया, दूध किया, यहाँ तो हरियाणा की तो संस्कृति है। हरियाणा में तो कोई भी आता है, किसी के घर में अपने घर पे के लिए खाना ना भी हो, उसकी इज्जत करता है। ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, परंतु उन्होंने क्या किया हरियाणा प्रदेश के लिए, क्या हरियाणा को दिया, ये बताना चाहिए था। आपने SYL का सर जिक्र किया, क्योंकि SYL का मुद्दा अगर हम 4.5-5 साल बाद की बात करें तब तो बंद हो जाता है, लेकिन चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठता है।
जैसा आपने कहा कि ये केंद्र सरकार का कहीं फैसला उनको लागू करना है, लेकिन मैं इनेलो के उधर अभय चौटाला की बात करूं, वो कहीं कि लगातार प्रचार करने लोगों के बीच जा रहे हैं और बड़ा ठोक के इस बात को कहते हैं कि जिस पंजाब ने, जिस भगवत मान ने हरियाणा का पानी रोक रखा है, हमारे कहीं न कहीं यहाँ का हक रोक रखा है, हरियाणा के लोग समझदार हैं, वो कहीं न कहीं सुशील गुप्ता को या फिर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। देखिए, शायद अभय सिंह जी ये कहते हुए भूल जाते हैं कि जब पंजाब में अकालियों की सरकार थी, जब भी उनको भाईचारा था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, जब भी नहीं बनी। हर स्टेट का, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका एक अपना इश्यू होता है, अपने स्टेट के हित होते हैं, और जब स्टेट के हितों में आपस में टकराव होता है तभी कोर्ट जाया जाता है। और कोर्ट से जब फैसला आया है, वो ना तो पंजाब सरकार को कहा कि तुम नहर बनाओ, ना हरियाणा को कहा, उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि तुम नहर बनाओ। आज अगर हमारी नहर रोकी हुई है तो नरेंद्र मोदी में रोकी हुई है, और कमजोरी थी हरियाणा प्रदेश की सरकार की, जो उन पर दबाव नहीं बना पाई। मैं मनोहर लाल खट्टर की बात करूं, नायब सैनी की बात करूं, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा सांसद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो लगातार कहने की इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन कह देते हैं और कह रहे हैं कि ये कैसा समझौता, हरियाणा में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में या अन्य राज्यों में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कहीं कि मजबूरी का गठबंधन है, इनके पास ना तो कोई नेता है ना नीयत है, और इनमें तो रोड़ा पड़ने वाला है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। और यहाँ तक भी कह दिया कि यानी कि प्रधानमंत्री खुद कहा कि कहीं कि तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। शुक्र है प्रधानमंत्री ने ये तो मानना कि मैं तो कि ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, 5 बने 4 बने, ये मान तो लिया ना। उसका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये माना कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। और जहाँ तक ये हमारी बात करते हैं, आपने नायब सैनी की बात करी, मनोहर लाल की, मनोहर लाल तो खुद ही रिजेक्टेड कर दिया उनकी पार्टी ने। चुनाव के ठीक पहले मनोहर लाल को बदलना, इसका मतलब यह है कि मनोहर लाल सरकार फेल थी। उनको डर था कि मनोहर लाल के रहते कोई सीट नहीं आएगी, परंतु वो भी डर जो उनका था ना कि हम चेहरा बदल के ले लेंगे, लोग अब चेहरा नहीं, लोग सरकार बदलना जा रहे हैं। मैं नवीन जिंदल की बात करूं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा में गुमराह प्रचार कर रहा है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये मेरा अपना घर है और लोगों का जुड़ाव मेरे साथ जो रहा है लगातार, मेरे पिताजी का, खुद के पिताजी का वो नाम लेते हैं, खुद का नाम लेते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जनता जो है ना मोदी की गारंटी से संतुष्ट है और मोदी की गारंटी के नाम पर जो है यहाँ से मुझे जिता कर भेजेगी। जनता ने तो उनका घर बनाया था, 3 बार सांसद वो बनाए थे, परंतु 10 साल से जनता को छोड़ के उन्होंने अपना घर लंदन में बना लिया, अमेरिका में बना लिया, दूसरे देश में बना लिया, दिल्ली में बना लिया। और जिसके घर होता है, जिसके घर के लोग होते हैं, आज 2 घंटे के लिए घर का आदमी बाहर निकल जाए ना, 2 बार फोन आ जाए कहाँ थे, इसने 1 बार फोन करके पूछो। यहाँ लोग कोरोना में मर रहे थे जब नहीं आए, बाढ़ में मर रहे थे जब नहीं आए, और अब 10 साल में चुनाव में टिकट नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती दे दी, आज इसको घर बताते हैं। ये घर चुनाव के लिए इनका कुरुक्षेत्र से कोई वास्ता नहीं है। एक थोड़ा सा मैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों की बात करूँ, कहीं ना कहीं वो निर्दलीय विधायक पहले सरकार के साथ थे, 4.5 पौने 5 साल वो सरकार के साथ रहे और जिस तरीके से उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, कांग्रेस को समर्थन दिया, या मैं अन्य पार्टियों के यानी कि जेजेपी विधायकों की बात करूं, फिलहाल विधिवत रूप से शामिल तो नहीं हुए हैं लेकिन उनका परिवार शामिल हो चुका है। मैं गुलाचिया की बात करूं, गुलाचिका की, या मैं शाहबाद की बात करूं, या फिर मैं टोहाना की बात करूं, देवेंद्र पब्लिक की, तो जिस तरीके से मौजूदा विधायक या फिर पूर्व विधायक या फिर बड़े नेता अन्य दलों में जाने की बजाय कांग्रेस की तरफ जो रुख कर रहे हैं, कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलने वाली है? इससे आप ये बात साबित होती है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, देश में भी आ रही है, प्रदेश में भी आ रही है। और निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन वापस लिया, सरकार तो अल्पमत में, आज 45 MLA इनके खिलाफ है, 43 इनके पक्ष में, तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो अरोड़ा साहब, आखिर में आप कितना मार्जिन सुशील गुप्ता के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा मानकर चल रहे हैं? मेरा मानना है कि 9 की 9 विधानसभाओं को सुशील गुप्ता जीतेंगे। मार्जिन कितना आता है इसके बारे में तो नहीं कह सकता। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा, जिन्होंने तमाम की तमाम बातों पर, तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत की और कहीं ना कहीं लगातार ये शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि लगातार इनका जो चुनाव प्रचार है, जिस तरीके से ये सुशील गुप्ता के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर जा रहे हैं, भले ही यहाँ पे नरेंद्र मोदी आए हों, बीजेपी के अन्य बड़े नेता आए हों, या फिर धार्मिक कहीं न कहीं कथावाचकों को बुलाया जा रहा हो, लेकिन
इस बार अरोड़ा साहब का कहना है कि प्रदेश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी से नाखुश है, जनता के अंदर आक्रोश है और इस बार कुरुक्षेत्र से जो है, जो इनका इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता, उनकी यहाँ से जीत होने वाली है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि हर एक पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती है, लेकिन जनता आप है। आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से कौन सांसद बनने वाला है।